दोस्तों आज हम एक अलग ही तरह की मूवी देखने वाले हैं जो सिर्फ रात में ही चलती रहती है। मतलब कि इस मूवी की कहानी शाम के 6 बजे शुरू होकर सुबह के 6 बजे तक खत्म होती है और इसी 12 घंटों के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। इस थ्रिलर कहानी के जरिए डायरेक्टर साहब हमें एक बहुत बढ़िया मैसेज भी देते हैं। इसके अंदर हमें चोरी, मर्डर, रिवेंज ये सब कुछ देखने को मिलेगा और इस मूवी का नाम है यवरुम वल्लवरे। ये एक बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक टीवी न्यूज चैनल में ये न्यूज चलने लगती है कि 15 अगस्त के शुभ मौके पर 100 कैदियों को रिलीज कर दिया जाएगा। और दोस्तों उसी कैदियों में से कृष्णा नाम का कैदी भी होता है जो 5 साल से पता नहीं कौन सी गुनाह की सजा काट रहा है और अगस्त 15 के दिन ही कृष्णा भी जेल से रिलीज होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदे को ये खबर पता चलती है और वो तुरंत ही अपने बॉस दास को कॉल करके ये बात बता देता है कि भाई कृष्णा रिलीज होने वाला है। तो अब दास भी अन्नाची नाम के एक बंदे के पास जाकर उसे ये खबर सुनाता है कि भाई कृष्णा जेल से रिलीज होने वाला है। तो अन्नाची कहने लगता है कि वो साला कृष्णा मेरे भाई को मारकर जेल में जाकर बैठ गया। 5 साल से मैं यहाँ पर बदले की आग में जल रहा हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो जेल से छूटेगा और मैं अपना बदला लूंगा। और अब जाके मुझे ये मौका मिला है। दास तुम खुद कृष्णा को मार दो। दास कहने लगता है कि भाई गांव में इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपने ये काम मुझे सौंपा, तो अब आप फिक्र मत कीजिए भाई, मैं इसी समय मेरे आदमियों को काम पर लगा देता हूँ। जब वो कृष्णा गांव में कदम रखेगा उसी वक्त उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा और उसके बाद ही मैं आपको खुशखबरी देने के लिए कॉल करूंगा। इस तरह से दास अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके अगले सीन में हम मनी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि फिलहाल एक चाय की दुकान पर बैठकर सेल्फी ले रहा होता है। उसी वक्त मनी के पास रमेश और योगी बाबू नाम के 2 आदमी आते हैं जो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि हमारे मूवी के लिए हमें एक बहुत बड़ा घर चाहिए, क्या इतना बड़ा घर हमें इस गांव में मिल पाएगा। तो इन दोनों की बातें मनीष सुन लेता है और उन लोगों से कहता है कि मेरी भी बहुत ही तमन्ना थी कि मैं एक फिल्म में काम करूं। आपको एक बहुत बड़ा घर चाहिए ना, मैं आपको शूटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा घर दिखाता हूँ। इस गांव में भी एक बहुत बड़ा और अच्छा घर है। अब ये बात सुनकर रमेश योगी से कहता है कि आज के बाद से ये मनी भी हमारा मेंबर है, हर महीने हम इसे 50,000 रुपए देंगे। तो इतने सारे पैसों की बात सुनकर मनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन दोनों को उस बड़े वाले घर के पास ले जाने लगता है। अब वही दूसरी तरफ 2 LIC एजेंट अब्दुल्ला नाम के एक बंदे के घर पर आते हैं। बेगम नाम की एक औरत दरवाजा ओपन करती है और वो उन दोनों से कहती है कि अब्दुल्ला जी मेरे ससुर जी है। तो वो दोनों कहने लगते हैं कि अब्दुल्ला ने अपने पत्नी के नाम पर एक LIC पॉलिसी ली थी और अब वो क्लेम हो चुकी है जिसका अमाउंट है 25 लाख रुपए। तो वो औरत कहने लगती है कि फिलहाल मेरे ससुर जी घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं उनके आने के बाद उन्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन वो LIC एजेंट कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, इट्स रूल, इसलिए आप वो आने के बाद हमें कांटेक्ट कर लेना। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर बेगम फटाफट से अपने हस्बैंड मोहम्मद को कॉल करती है लेकिन उसका पति मोहम्मद ड्राइविंग कर रहा होता है, इसकी वजह से वो अपनी पत्नी का फोन उठा नहीं पाता। अब उसी वक्त यहाँ पर टीवी पर ये न्यूज चलने लगती है कि छत्तीसगढ़ में टेररिस्ट के अटैक में सेल्वन नाम का एक बंदा शहीद हो गया और सेल्वन का आर्मी के स्टाइल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब ये खबर जानने के बाद सेल्वन के गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फटाफट से सारे गांव वाले सेल्वन के घर के पास आकर तैयारियां करने लगते हैं। सेल्वन के माता पिता को भी ये खबर सुनाने लगते हैं और उसी तरह से सेल्वन के घर के पास सेल्वन की फोटो रखकर माला चढ़ाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये होती है कि सेल्वन की पत्नी का नाम होता है लक्ष्मी जो फिलहाल प्रेग्नेंट होती है। मतलब कि उसकी पहली प्रेगनेंसी होती है और उसी का चेकअप करने के लिए वो दूसरे शहर गई थी और अभी तक लक्ष्मी को अपने पति की बात पता नहीं थी। अब यहाँ इस तरफ मनी रमेश और योगी को लेकर एक देवदर्शन नाम के बंदी के घर पर आता है। मतलब कि इनका घर बहुत ही बड़ा होता है। अब उसी वक्त वहाँ पर देवदर्शनी की बेटी अरुंधति रमेश और योगी के लिए चाय लेकर आती है और योगी तो बस अरुंधति को देखते ही रहता है। उसके बाद मनी देवदर्शनी को बताता है कि रमेश एक डायरेक्टर है और योगी एक कैमरामैन और इन दोनों को मूवी शूटिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा सा घर चाहिए था, तो मुझे आप ही के घर के बारे में याद आया। अब देवदर्शनी को मूवीज के बारे में कुछ आइडिया नहीं था लेकिन रमेश देवदर्शनी से कहता है कि मैडम आपका भी इस मूवी में एक रोल है। तो फिर देवदर्शन भी उन दोनों को अपने बंगले में शूटिंग करने की इजाजत दे देती है। यहाँ दूसरी तरफ दास और उसके आदमी कृष्णा का इंतजार कर रहे होते हैं।
दास का एक आदमी कृष्णा को फॉलो करते रहता है और समय समय पर अपडेट देते रहता है कि कृष्णा कहाँ पहुंचा, अब वो कहाँ पर है, इसी तरह से। अब थोड़ी देर बाद कृष्णा अपने गांव के बस स्टॉप पर उतर जाता है। अब वो तो बहुत सालों बाद अपने घर पर जा रहा होता है, इसलिए वो थोड़ी बहुत खरीदारी करने लगता है। मतलब कि अपनी पत्नी के लिए कुछ फूल वगैरह खरीदता है और कृष्णा के ऊपर नजर रख रहा वो आदमी ये सारी बात दास को बताता है। उसी तरह से यहाँ पर दास अपने आदमियों से कहता है कि जब वो सड़क पर कोई भी नहीं होगा तब हम कृष्णा के ऊपर हमला करके उसे मार देंगे, जिससे कि हम पर किसी का भी शक नहीं जाएगा। इस तरह से ये लोग प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हमें देवदर्शनी के हस्बैंड इलवरसु को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल किसी फंक्शन में मौजूद होता है और वो किसी बंदे के सामने अपनी बेटी अरुंधति की बातें करते रहता है, जैसे कि मेरी बेटी अरुंधति बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरी हर बात मानती है। लेकिन तभी उसी वक्त इलवरसु का पीए इलवरसु को खोपचे में बुलाकर उसे एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि सर, आपकी बेटी आज रात ड्राइवर जॉन के साथ भागने वाली है। अब ये बात सुनकर इलवरसु अपने पीए के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, अगर ये बात सच निकली तो पहले मैं उस जॉन को मार दूंगा और अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरह से वो तुरंत ही अपने घर पर जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें सेल्वन की पत्नी लक्ष्मी को दिखाया जाता है, जो शहर से अपने गांव वापस आ जाती है। गांव आने के बाद वो देखती है कि उसके घर के पास काफी सारे लोग खड़े हैं। वो सोचने लगती है कि इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों है। तभी लक्ष्मी देखती है कि यहाँ पर उसके हस्बैंड के फोटो पर माला चढ़ी हुई है, जिससे वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड शहीद हो गया है। और दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है। तब यहाँ पर लक्ष्मी को सेल्वन की बातें याद आती है, जब सेल्वन ने उससे कहा था कि अगर हमें 2 लड़के हुए तो उसमें से एक लड़का आर्मी में जाएगा और दूसरा लड़का किसान बनेगा। लेकिन सेल्वन तो पहला लड़का होने से पहले ही शहीद हो गया। यहाँ इस तरफ इलवरसु अपनी पत्नी के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है हमारी बेटी ड्राइवर जॉन के साथ भागने वाली है। जिस पर देवदर्शनी कहती है कि ये बात आपको किसने बताई। नहीं नहीं, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। और दोस्तों एट द सेम टाइम अरुंधति अपने कमरे में सच में अपने ड्राइवर जॉन के साथ बात कर रही होती है। तभी वो अपने पिताजी इलवरसु को आता हुआ देखकर अरुंधति अपना फोन कट करके सोने का नाटक करती है। इलवरसु उसे देखकर अपने मन में कहता है कि बेटा, मुझे पता है कि तुम सोने का नाटक कर रही हो, लेकिन आज रात तुम्हारे प्लान को मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। देखता हूँ कि तुम कैसे भागती हो। तो इलवरसु जाने के बाद अरुंधति भी अपने मन में कहने लगती है कि अगर मैं आज नहीं भागी तो मैं भी आपकी बेटी नहीं। अब यहाँ दूसरी तरफ जब मोहम्मद अपने घर पर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी बेगम उसे सारी बात बताने लगती है कि LIC पॉलिसी वाले आए थे और आपके पिताजी को 25 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। तो मोहम्मद अपनी बीबी को डांटते हुए कहता है कि तुमने ही खामखा मेरे पिताजी को अनाप शनाप बक दिया, जिसकी वजह से पता नहीं मेरे पापा कहाँ पर चले गए। घर से चले गए 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। रुको, मैं चाचा के घर पर जाकर पता करता हूँ। इस तरह से वो चाचा के घर पर जाकर पूछताछ करने लगता है। उसके चाचा भी यही कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तो यहाँ पर नहीं आए। इसी दरमियान में एक बंदा मोहम्मद को कॉल करके बताता है कि आपके पापा का नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, तो आपके पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वो थोड़ा चक्कर आकर गिर गए थे। तब यहाँ पर मोहम्मद और उसके चाचा जी हॉस्पिटल जाने लगते हैं। दूसरी तरफ इलवरसु पांडे नाम के एक लोकल गुंडे को बुलाकर उसे कहता है कि आज रात मेरी बेटी ड्राइवर जॉन के साथ भागने वाली है, इसलिए आज रात तुम अपने आदमियों के साथ गेट पर निगरानी करो। जब जॉन मेरे घर पर घुसने वाला होगा तब मुझे कॉल करके बुलाओ। मैं उस जॉन को मेरी बेटी की आंखों के सामने ही मार दूंगा। पांडे कहता है कि भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन आपकी चड्डी उतरने नहीं दूंगा, मतलब कि उसे बेइज्जत नहीं होने दूंगा। जिस पर इलवरसु कहने लगता है कि अगर मेरी बेटी उस ड्राइवर के साथ भाग गई ना तो मेरी इस गांव में इज्जत ही क्या रह जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ इस तरफ अरुंधति जॉन को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि आज रात ही हम दोनों को किसी तरह से भागना होगा। जॉन कहने लगता है कि अरुंधति आज नहीं, हम किसी और दिन भागेंगे, आज का दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अरुंधति जॉन से जिद करने लगती है। अब जॉन के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो अरुंधति से कहता है कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को तुम्हारे घर पर भेजता हूँ, तुम उनके साथ आ जाना, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगा। यहाँ इस तरफ दास और उसके आदमी कृष्णा को फॉलो कर रहे होते हैं कि कोई सुनसान जगह देखकर कृष्णा को मार दे। अब उसके एक जगह पर आने के बाद वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता और वो लोग कृष्णा को मारने ही वाले होते हैं। तभी बोस नाम का पुलिस वाला अपनी बाइक पर कृष्णा के पास आता है। वो कृष्णा को पहचान लेता है और कहता है कि अरे तुम वो कृष्णा हो ना, अभी अभी जेल से छूटे हो, क्या तुम अकेले ही घर पर जा रहे हो? चलो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मेरे बाइक पर बैठो, आ जाओ, मैं तुमको वहां तक छोड़ दूंगा। इस तरह से बोस कृष्णा को लेकर वहां से जाने लगता है और यह देखकर दास और उसके आदमियों का प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी दास अपने आदमियों से कहने लगता है कि कैसे भी करके आज रात हमें कृष्णा को मारना ही होगा। हम एक काम करते हैं,
नदी के पास जाते हैं और उन दोनों का इंतजार करते हैं। अगर वो दोनों ही वहां पर आ गए तो उन दोनों को मार देंगे। इस तरह से ये लोग वहां पर जाने लगते हैं। यहाँ इस तरफ रास्ते के दौरान बोस और कृष्णा सेल्वन के घर के पास आकर उसकी फोटो पर माला चढ़ाते हैं। बोस गांव वालों से कहता है कि सेल्वन का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेड बॉडी गांव में लाई जाएगी और आर्मी के स्टाइल में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर दोबारा बोस कृष्णा के साथ वहां से जाने लगता है। अब यह रास्ते के दौरान बोस कृष्णा से कहता है कि इंसान यही चाहता है कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहे, मतलब कि उसके अच्छे काम के चर्चे हर जगह पर हो, मतलब कि जिससे दुनिया याद रखे ऐसी जिंदगी जीना चाहता है और लोगों को ऐसी लाइफ जीनी भी चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने देखा एक दुकान पर एक आदमी पुलिस वाले के मरने की खबर सुनकर खुश हो रहा था। ये देखकर मैं तो शॉक रह गया। कृष्णा, सच में ये सोसाइटी निगेटिव लोगों से भरी पड़ी है। किसी का अच्छा चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा कम हैं। इस तरह से वो सोसाइटी के बारे में बातचीत करता रहता है। ऐसे ही जब ये दोनों नदी के पास पहुंचते हैं तभी अचानक बोस की गाड़ी बंद पड़ जाती है और उसी वक्त वहां पर दास के आदमी भी आने लगते हैं। तभी बोस कृष्णा से कहता है कि कृष्णा, मेरी गाड़ी को थोड़ा धक्का दो, पता नहीं इसे क्या हो गया है, बीच में ही कैसे रुक गई। तो कृष्णा गाड़ी को धक्का दे देता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से ये दोनों वहां से चले जाते हैं और वहां पर दास और उसके आदमियों का प्लान फिर से फ्लॉप हो जाता है। वो लोग इन लोगों को मार नहीं पाते। अब बोस कृष्णा को एक जगह पर छोड़कर वहां से चला जाता है। वहां से कृष्णा पैदल ही अपने घर पर जाने लगता है और वो अपने मन ही मन कुछ बातें बताने लगता है कि एक अच्छा इंसान बनने की वजह से ही मेरी यह हालत हुई। काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि दूसरे जात वाली लड़की से शादी मत करना, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी शादी रेवती नाम की लड़की से कर दी, जिस वजह से गांव वालों ने मुझे और मेरी पत्नी को गांव से दूर कर दिया। लेकिन फिर भी मैं गांव वालों से गुस्सा नहीं हुआ। मैं और रेवती अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे और उसी तरह से गांव को कुछ बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन हमेशा दूसरों का अच्छा चाहने वाला फिर मैं जेल कैसे गया, क्या आप लोगों को पता है? इस तरह से वो अपनी कहानी बताने लगता है। 5 साल पहले कृष्णा के गांव में पोंगल नाम का एक फेस्टिवल जोरों शोरों से चल रहा था। और दोस्तों, जब पोंगल आता है तब तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का गेम चलता है, वही बैल के साथ खेलने वाला गेम। और उसी दरमियान अन्नाची का छोटा भाई पुलिस बना था। वो अपने पुलिस वालों की टीम के साथ फेस्टिवल में आकर सारे गाँव वालों से कहता है कि अब यहाँ पर जल्लीकट्टू का गेम नहीं चल सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया रूल लागू किया है। लेकिन गांव के लोग उस पुलिस वालों से झगड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त वहां पर एक बंदा कृष्णा के पास जाकर उसे कहता है कि भाई भाई, तुम फटाफट से चलो, पुलिस वाले और गांव वालों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब ये सुनने के बाद रेवती कृष्णा को रोकते हुए कहती है कि आप इसे फिजूल के लपड़ में मत जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा। कृष्णा कहने लगता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बस गाँव वालों को समझाने के लिए जा रहा हूँ। अब कृष्णा उन पुलिस वालों के पास आकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है। और दोस्तों, वो पुलिस ऑफिसर बोस उस वक्त कांस्टेबल था। वो उस इंस्पेक्टर के पास जाकर उसे समझाने लगता है कि सर, ये जल्लीकट्टू यहाँ की प्राचीन परंपरा है, सालों से ये लोग गेम खेलते आ रहे हैं, आप इनको मत रोकिए और चलिए यहाँ से। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा होता है। वो बोस को डांट फटकार कर वहां से भेज देता है। ये देखकर सारे गाँव वाले उन पुलिस वालों को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कृष्णा उल्टा अपने गाँव वालों को ही रोकने लगता है। कहता है कि अरे आप लोग झगड़ा मत कीजिए, हम लोग बात करके इस मामले को सुलझा लेंगे। अब इसी दरमियान में जब एक बंदा उस पुलिस वाले को मारने वाला होता है तो कृष्णा का उस पुलिस वाले को हल्के से धक्का लगता है और वो पुलिस वाला एक गाय के सिंग के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से अन्नाची के भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये चीज देखकर सारे गांव वाले कृष्णा को ही ब्लेम करने लगते हैं। अरे कृष्णा, ये तुमने क्या कर दिया, एक पुलिस वाले को मार दिया। और तभी बाकी के पुलिस वाले भी तुरंत ही कृष्णा को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब उसी वक्त वहां पर कृष्णा की पत्नी रेवती आती है और ये सब कुछ देखकर अपने मन ही मन कहने लगती है कि मैंने आपसे कहा था कि इन फिजूल के लफड़े में मत पड़िए, देखिए अब ये क्या हो गया। कृष्णा भी अब रेवती को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है कि अब उसके बिना उसकी पत्नी और बेटी का क्या होगा। और दोस्तों, यहाँ इस तरफ इसलिए अन्नाची कृष्णा का बदला लेना चाहता था। अब यहाँ प्रेजेंट डे पर जब कृष्णा अपने घर पर जाता है तो रेवती दरवाजा ओपन करती है, लेकिन वो उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अब तक तुमने हमारे लिए जो किया है वो काफी है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। कृष्णा रेवती से कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो। तो जब रेवती खाना लाने के लिए अंदर जाती है तब तक कृष्णा घर के अंदर आकर अपनी बेटी को गोद में सुला दिया था। रेवती खाना लाकर कृष्णा से कहती है कि तुम तुरंत ही खाना खाकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसी दरमियान में कृष्णा अपने घर में किसी मर्द के चप्पल देखता है और एक लुंगी को भी देखता है और ये देखकर वो रेवती के ऊपर शक करने लगता है कि तुम मेरी गैरहाजिरी में किसी बंदे के साथ ऐसे काम कर रही हो। तो तभी रेवती उस लुंगी को छुपाने की कोशिश करने लगती है। कृष्णा अपने हाथ में चाकू लेकर रेवती के पास जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और दोस्तों, शायद कृष्णा और रेवती के बीच में हाथापाई होने लगती है।
अब उसके थोड़ी देर बाद कृष्णा खून से भरा हुआ थैला लेकर उस घर से बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ दास और उसके आदमी कृष्णा के घर को फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ इस तरफ पांडे और उसके आदमी इलवरसु के घर के पास पहरेदारी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दारू पीने की वजह से वो एक के बाद एक टल्ली हो जाते हैं। और अब उसी वक्त रमेश और योगी इलवरसु के घर में घुसते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों कोई मूवी मेकर्स नहीं होते, ये दोनों तो चोर होते हैं। यहाँ इस तरफ मोहम्मद और उसके फैमिली वाले हॉस्पिटल पर जाते हैं उसके पिताजी अब्दुल को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला मोहम्मद का फादर अब्दुल नहीं है, वो तो कोई और ही बंदा है। उसके बाद मोहम्मद का चाचा उसे कहने लगता है कि अरे भाई, तू तो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता था, तो अब तू उसकी तलाश क्यों कर रहा है। मोहम्मद कहने लगता है कि चाचा जी, मेरे पत्नी ने मेरे पिताजी को बहुत ही गलत सलत कहा, जिसकी वजह से वो दुखी होकर घर से बाहर चले गए और इसलिए अब मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तो मोहम्मद का चाचा उसे कहने लगता है कि पता नहीं तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे माता पिता बचपन से ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद तुम ही उन्हें घर से निकाल देते हो। तो यहाँ पर मोहम्मद अपने चाचा जी को सॉरी कहता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तभी उसी वक्त मोहम्मद को एक बंदा कॉल करके बताता है कि मोहम्मद जी, मैंने आपके फादर को एक बस स्टॉप पर देखा था। तो अब मोहम्मद और उसके चाचा उस बस स्टॉप की तरफ जाने लगते हैं। अब दास और उसके आदमी कृष्णा को ढूंढते हुए उसके गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कृष्णा एक मंदिर के पास बैठकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है कि उसने अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया और दूसरा, उसने अपनी फैमिली को खो दिया। यहाँ इस तरफ लक्ष्मी अपने हस्बैंड सेल्वन की फोटो देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। तो बाहर कुछ लड़के सेल्वन के पिताजी को हौसला देते हुए कहते हैं कि अंकल जी, आप ज्यादा दुखी मत होइए, सेल्वन हमारे भाई जैसा ही था, इसके बाद आप हमें बेटा मानिए और कुछ जरूरत हो तो हमें बुला लेना। अब ये सुनने के बाद रवि नाम का एक बंदा उन लोगों को कहता है कि तुम्हारी कास्ट क्या है और तुम ये क्या बातें कर रहे हो, हमारे कास्ट वाले तुम लोगों को बेटा क्यों मानेंगे। और इस तरह से इन लोगों के अंदर कास्ट को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अब इन लोगों का झगड़ा देखकर लक्ष्मी वहां पर आती है और उन सारे लोगों को डांटने लगती है। कहती है कि ये एक मौत का घर है और तुम यहाँ पर कास्ट के नाम पर झगड़ा कर रहे हो। मेरा पति देश के लिए कुर्बान हुआ है, ना कि किसी जाति और धर्म के लिए। तो ये बात सुनकर सारे लोग चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद और उसका चाचा बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो दो पुलिस वाले उन लोगों की बाइक को रोक देते हैं। वो दोनों पुलिस वालों को समझाने लगते हैं कि सर, मेरे पापा बस स्टॉप पर है और मैं उन्हें ही लेने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज आप हमें छोड़ दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों पुलिस वाले उन दोनों की बात नहीं सुनते। तो फाइनली मोहम्मद पुलिस वालों से कहता है कि सर, ये मेरे भाई है नासिर, आप इनको अपने पास रख लीजिए और मुझे मेरे पापा को लेने के लिए जाने दीजिए। यहाँ इस तरफ रमेश और योगी इलवरसु के घर में चोरी करते हुए कुछ ढूंढने लगते हैं। अब इसी दरमियान में अरुंधति उन दोनों को देख लेती है और उनके हाथ में पैसों से भरा हुआ बैग थमाकर कहती है कि तुम लोग जॉन के ही फ्रेंड हो ना, चलो मुझे लेकर चलो यहाँ से। और मौका देकर रमेश कहता है कि हाँ हाँ, हम लोग जॉन के ही फ्रेंड है। इस तरह से वो लोग अरुंधति को लेकर वहां से भागने लगते हैं। तभी इलवरसु इन तीनों को भागता हुआ देख लेता है। वो पांडे और उसके आदमियों का आवाज लगाने लगता है, लेकिन पांडे और उसके आदमी तो दारू पीकर टल्ले हो चुके थे। अब पांडे को जाकर जगाने पर पांडे और इलवरसु अरुंधति को फॉलो करने लगते हैं, वो उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ इस तरफ कृष्णा मंदिर के पास बैठा होता है तो हमें कृष्णा और रेवती के बीच में क्या हुआ था ये दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों, जब कृष्णा रेवती के ऊपर शक करता है और वो उसके कमरे में जाता है तो वहां पर किसी की डेड बॉडी होती है और उस डेड बॉडी को देखकर कृष्णा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर रात उन्नाची रेवती के घर पर आकर उसे परेशान किया करता था। और उसी तरह से जब वो आज रात आया था तो रेवती ने अन्नाची को मार दिया और उसी वक्त भी कृष्णा ने दरवाजा खटखटाया था और यहाँ पर रेवती ने अन्नाची की डेड बॉडी को कमरे के अंदर छुपा दिया था। ये सुनने के बाद कृष्णा रेवती से कहता है कि रेवती, तुम चिंता मत करो, मैं ये इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा, बस तुम अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। इस तरह से वो रेवती को हौसला देकर अन्नाची का सर काटकर थैले में बंद करता है और पुलिस स्टेशन जाने लगता है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। अब वो मंदिर के पास दुखी होकर बैठा होता है। अब यहाँ प्रेजेंट डे पर दास और उसके आदमी कृष्णा को फाइंड आउट कर लेते हैं और जब वो कृष्णा की ओर आगे बढ़ने वाले थे तो तभी उस रास्ते से रमेश, योगी, अरुंधति और इलवरसु और पांडे ये सारे लोग गुजरने लगते हैं और इन लोगों को देखकर दास और उसके आदमी दोबारा से छुपने लगते हैं। लेकिन वो लोग जाने के बाद कृष्णा उस कटे हुए सर को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर दास और उसके आदमी फटाफट से कृष्णा के पास जाकर उसके पेट पर स्टैब कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, बाद में ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो कृष्णा नहीं बल्कि मोहम्मद होता है। मतलब कि मोहम्मद वहां से गुजर रहा था और अंधेरा होने की वजह से ये लोग उसका चेहरा देख नहीं सके। अब उसी वक्त वहां पर एक बस गुजर रही होती है तो वह सारे लोग तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं।
अब उस बस के लोग मोहम्मद को जख्मी हालत में देखकर उस ड्राइवर को इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुमने इस बंदे के साथ क्या किया, इसे मार दिया, अरे अरे इसे बचा लो। तो सारे लोग उतर कर देखने लगते हैं कि कौन मरा है, और ये सब कुछ देखकर ड्राइवर और कंडक्टर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर कृष्णा आ जाता है और वो मोहम्मद को जख्मी हालत में देखकर उस बस को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। यहाँ इस तरफ अरुंधति जॉन से मुलाकात करने के लिए जाती है और वहां पर उसे असली जॉन के दो दोस्त मिलते हैं। तो इन दोनों को देखकर अरुंधति सवाल करने लगती है कि अगर ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, तो मेरी बैग लेकर भाग गए वो कौन थे? और अब उसी रास्ते से वो बस गुजरने लगती है। अरुंधति, जॉन और उसके दोस्त इस बस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णा इस बस को नहीं रोकता। और दोस्तों एट द सेम टाइम पर दूसरी तरफ से रमेश और योगी उस पैसों वाली बैग को लेकर सड़क के पास आने लगते हैं और इलबरसु इन दोनों को फॉलो कर रहा होता है। वो इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि बेटी तो हाथ से गई, लेकिन पैसे नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ पर रमेश और योगी उस बस में चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और इलबरसु अपनी बैग को छीनने की कोशिश करता है, और इसी हाथापाई में वो बैग उन लोगों से छूट जाती है और वो बैग उड़कर पास ही से एक ट्रक जा रहा था उसके अंदर गिर जाती है और वो पैसों से भरी हुई बैग किसी के हाथ नहीं लगती। तभी वहां पर आर्मी वाले सेल्वन की लाश को गांव में लाने लगते हैं। अब यहाँ पर दास अन्नाची को कॉल करने लगता है, लेकिन अन्नाची का कॉल तो एक थैले में रिंग होने लगता है। मतलब कि कृष्णा ने मोहम्मद की जान बचाने के लिए उस थैले को वहीं पर छोड़ दिया था और दास और उसके आदमी उसी एरिया में होते हैं। जब दास और उसके आदमी उस थैले को चेक करने के लिए जाते हैं, तो तभी उस रास्ते से पुलिस गुजरने लगती है और इन लोगों को देखकर शक के बलबूते पर सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है, अपनी खेती बाड़ी करते हुए जीवन बिताने लगता है। और यहाँ इस तरफ हमें मोहम्मद और उसके चाचा जी को दिखाया जाता है। कहानी के दौरान हमें मोहम्मद के पिताजी को दिखाया गया था, तो वो उस बस स्टैंड पर ही मर गए थे, इसलिए अब मोहम्मद अपने पिताजी के नाम से कुछ लोगों को गरीबों में खाना बांटते रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से इस कहानी में हमें आज की रियलिटी को दिखाया गया है। कृष्णा बेचारा जो दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तो बेचारे उसी को जेल में जाना पड़ा और 5 साल की सजा भुगतनी पड़ी। और उसी तरह से यहाँ पर मोहम्मद और उसके बीवी ने अपने पिताजी को घर से दफा कर दिया। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि उसके पिताजी के नाम पर बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो मोहम्मद अपने पिताजी को ढूंढने लगा। तो दोस्तों यही है आज की दुनिया की सैड रियलिटी, और समाज का यही आईना दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।